नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। क्या वक्फ कानून के नाम पर भड़काऊ गैंग काम पर लगा हुआ है? संसद से पास वक्फ कानून को कोई काला कानून बता रहा है तो कोई देश के लिए खराब कानून बताने में लगा हुआ है, तो कोई सीधे सीधे कुर्बानी की बात कह रहा है। क्या ऐसे ही भड़काऊ और उकसाऊ बयानबाजी का नतीजा मुर्शिदाबाद की हिंसा है? वक्फ कानून के खिलाफ अज़दुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ टेप फिर ऑन हुआ। ओवैसी वक्फ कानून को लुटेरा और काला कानून बता रहे हैं, साथ ही मुसलमानों को इस नाम पर भड़का रहे हैं कि वक्फ कानून आने से संभल की मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और इसी कानून के खिलाफ ओवैसी ने 19 अप्रैल को हैदराबाद में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस बीच वक्फ कानून के विरोधियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर वो बरसते दिखे और उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा का सहारा लिया जा रहा है और सीएए कानून की तरह गुमराह किया जा रहा है। आज मैं पूछूंगा, आखिर कब तक वक्फ कानून के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी कब तक होगी? सवाल पूछूंगा कि वोट बैंक खिसकने का डर इसीलिए विरोध किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है कि तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। नया वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। आम मुसलमान कानून के पक्ष में हैं। कई राज्य सरकारें उस कानून को अमल में लाकर एक्शन भी ले रही हैं। लेकिन वक्फ कानून के विरोध में भड़काऊ भाईजान का टेप बंद होने का नाम नहीं ले रहा। वक्फ कानून को काला कानून ही नहीं बताया जा रहा है, अब तो मुसलमानों को मस्जिदों के नाम पर डराने और उकसाने की कोशिश हो रही है। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबादी भाईजान अज़दुद्दीन ओवैसी तो सीधे सीधे मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी डर दिखा रहे हैं कि नए वक्फ कानून से अब न संभल की मस्जिद वक्फ की होगी, न ही ज्ञानवापी मस्जिद और न ही मथुरा की ईदगाह मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में एएसआई प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते एएसएमआर एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुरखाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। वक्फ कानून आने से आग बबूला अज़दुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि इस कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ये जलसा होगा। बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले कानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है। हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। अब सवाल है कि वक्फ कानून से कब्जाधारियों की जमीन खिसकने वाली है, तभी विरोधियों की बेचैनी बढ़ी है। सवाल यह भी है क्या वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, इसलिए विरोध के नाम पर हिंसा कराई जा रही है।
वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो सबने देखा। वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। 3 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। नौबत यहां तक आ गई कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी, लेकिन वक्फ कानून के विरोध की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार बोला। योगी ने मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएए कानून का भी जिक्र किया और विरोधियों पर आरोप लगाया कि सीएए की तरह ही वक्फ कानून पर विपक्ष गुमराह कर रहा है। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। सवाल है, क्या वक्फ कानून के आने से गुमराह करने की राजनीति पर ताला लगने का डर सता रहा है? क्या विरोधियों को सियासी दुकान बंद होने का डर सता रहा है? क्या यही वजह है कि संसद से पास कानून को असंवैधानिक और काला बताया जा रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर वक्फ कानून के नाम पर सियासी शोर कब थमेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और सियासत चमकाने का काम चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इस पर बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी की तरफ से वक्फ कानून पर बयान आया और वो कह रहे हैं वक्फ कानून मुसलमान और मुल्क के लिए खराब है, लड़ाई जारी रहेगी, कुर्बानी देनी पड़े तो देंगे। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, और जो कुर्बानी देनी पड़े, पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी हैं,
अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं। तो आपने रिपोर्ट देख ली, आपने बयान सुन लिया। जो मेहमान हमारे साथ में उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता तौहीन सिन्हा जी मौजूद हैं, शुभ रास्ता जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हाजी मरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM की तरफ से, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में, और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, पहले कहा गया था जमीयत कोलकाता की तरफ से एक मैदान करबला बना देंगे, क्यों इस तरह की बातें की जाती हैं? किसी की जमीनें छीनोगे, किसी के हक हुकूक छीनोगे, वो क्या कहेगा? लड़ाई नहीं लड़ेगा, लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है उसका। जब आप सीधा सीधा प्रहार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया सही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग सही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग के पक्ष में बोलने वाले लोग सही हैं, बाकी सब जो बातें हो रही है खराब हो रहा है। वो हम अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो लोगों को भड़का रहे हैं। सुनो ना, आप अभी बोल रहे थे, आप भारत में रहते हैं, क्यों नहीं रहते? भारत हमारी जागीर है, हमारी बकौती है। आप संविधान मानते हैं? ये सवाल हमसे ही क्यों आप कर रहे हो? संविधान उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। उसकी वजह बता रहा हूं, बता तो दीजिए। हम तो मानते ही, हमारी कौम। अब आप संविधान मानते हैं तो आपने कहा कि अगर आपसे कोई आपकी जमीनें छीनेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई आपसे आपकी जमीनें छीनेगा, हम लोग कोर्ट में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या हम ये कह रहे हैं कि मैदान करबला बना देंगे, कुर्बानी दे देंगे, ये क्या है? अरे साहब, क्या विरोध प्रदर्शन करना क्या ये संवैधानिक अधिकार है या नहीं है? किसी भी मामले को लेकर के बताएं हमें आप। नहीं तो विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या है? सुनो, जब आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे थे, आपने जब ढिंढोरा पीटा था, आपने जब ढोल पीटा था, तभी तमाम उलमा ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर तहरीकों तंजीमों के सरबराहों ने कह दिया था ना, चेताया था ना, चेतावनी दी थी ना कि भाई अगर आप ये सब करोगे तो हम विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तभी बात को मान लेते कम से कम। सड़क पर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके तो देखिए। इस तरह की बातें ये भड़काने वाली बातों की कैटेगरी में आती है। और ये जब भड़काया जाता है ना, तो भड़काया जाता है तो उसी का रिजल्ट होता है ये। मुर्शिदाबाद, जहां लोगों की जान जाती है, आज भी लोग घर छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर है। तौहीन सिन्हा जी, तौहीन सिन्हा जी, लोग तो सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, मुर्शिदाबाद की जनता ये सवाल पूछ रही है कि इस तरह की अगर भड़काऊ बयानबाजी होती है, मैदान करबला बनाने की बात होती है, कुर्बानी देने की बात होती है, ईंट से ईंट बजाने की बात होती है, सरकार क्या करती है? पूछ रहे तौहीन सिन्हा जी, देखिए, बताइए। असादुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, असादुद्दीन ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, इन दोनों को लंबे समय से आग से खेलने की आदत हो गई थी। लेकिन इन दोनों को चेतावनी देना चाहूंगा कि इस बार अगर आग से खेलेंगे तो आग की चपेट से बच नहीं पाएंगे, और ना तो टीएमसी बचेगी और ना इनकी असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी बचेगी। ये बिल जो है, ये बिल कानून बन चुका है, दोनों हाउसेस में पारित हुआ है, और इसको किसी भी राज्य सरकार को बीच में मत बोलिए। आपको, आपके हित के लिए आपको चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि कानून जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि ये करबला कर देंगे। अब गुंडागर्दी कहां से हो गई? आपको चेतावनी एक शुभचिंतक के तौर पे, आपने शुरुआत में कहा चेतावनी दी थी हमने, अगर वो चेतावनी दे रहे तो गुंडागर्दी हो गई। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, लाशों पर राजनीति करते हो, आप बात कर रहे हो। देखिए, चेतावनी और धमकी में एक अंतर होता है। एक शुभचिंतक के तौर पे बता रहा हूं कि जो कानून दोनों संसद के दोनों सदनों से पास होकर, पारित होकर एक कानून बन चुका है, उसके खिलाफ स्ट्रीट प्रोटेस्ट का कोई स्थान नहीं है इस देश में। 10,000, आपको पता होगा, 10,000, 40,000 जो केसेस चल रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें 10,000 केसेस जो हैं वो केवल गरीब मुसलमानों के द्वारा फाइल किए गए। अरे अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं सबकी। क्या हो रहा है? ये क्या बीच में फ्रेम पे ला करके क्यों? अजहरी साहब, आप तो जानते हैं ना, जब मैं चर्चा करता हूं तो एक एक करके बात सुनता हूं, तो प्लीज आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। देखिए, मैं टीएमसी, मैंने विशेष तौर पे टीएमसी और AIMIM को कहा था, ये मौलाना साहब कौन है? क्या ये AIM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर उन दो पार्टियों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिलहाल जो है इस डिस्कशन में मुझे बोलने दे।
बोलिए देखिए मैं अपनी पिछले कौम का 2 नुमाइंदा दिनों में हूं, तो इनसे मुर्शिदाबाद ना में जो जी। हमने हाल देखा है ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। पिछले 10 दिनों से आपको याद होगा ममता बनर्जी किस प्रकार के बयान दे रही थी। आपको याद है आज से 10 दिन पहले उन्होंने एक सभा में कहा था कि बीजेपी वाले लोग गंदा धर्म को मानते हैं। क्या कहने का अर्थ था उनका? सनातन धर्म गंदा है। इस प्रकार से ममता बनर्जी लोगों को उकसा रही थी। उनके जो लाइब्रेरी मिनिस्टर है बंगाल में सिद्दीकुल्ला चौधरी, जब एक वक्फ प्रोटेस्ट में वो जाते हैं उसके बाद वक्फ प्रोटेस्टर्स को कहते हैं कि मुझे सीएमओ का, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कॉल आया है और वो बहुत खुश है यहां पे टर्नआउट देखकर। तो इस प्रकार से अगर गुंडागर्दी होगी, इस प्रकार से आप कानून व्यवस्था को ठप करेंगे तो सरकार इस बार आपको ये खुली छूट नहीं देने वाली है। मुर्शिदाबाद की बात करी, बंगाल की बात करी, कानून बन चुका है। ये कानून मुसलमानों के हित में है। ठीक है, बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक है, टीएमसी के समर्थक भी है। बादल देवनाथ जी बताइए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? पूरी कर लूं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपसे छुपी तो होंगी नहीं? ये जो भड़काने का सिलसिला एक के बाद एक हो रहा था, क्या उसी का नतीजा है ये इंसान? सर जी 4:55 से 5:10 हो गया, 15 को मैंने सुना 10 दिन से चल रहा था। और मैं आपको 1 मिनट टाइम मांगूंगा। 1 मिनट सर प्लीज, बोलिए सर प्लीज। रिक्वेस्ट 1 मिनट मांगूंगा। पहला मुर्शिदाबाद के बारे में पहले बता दूं, कल 120 आज 155 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परसों से डीजी, एसपी, डीएम सब मुर्शिदाबाद में है। हमारा 2 विधायक, एक सांसद जोंगीपुर में, वो घर घर में जा रहा है। दूसरा बात है, ये जो आपने जोगी जी का भाषण आपने सुनाया, ये जो आदमी का भाषण आपने सुना है, ये पूरे देश के अंदर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और बुलडोजर स्पेशलिस्ट है। और 1 हफ्ता पहले इनके स्टेट में 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो गया। मतलब आउट ऑफ ट्रैक पर उत्तर जाइए प्रदेश में सर, पायलट मैं हूं, ट्रैक पे रखूंगा। 1 मिनट मांगा सर, 1 मिनट मांगा। 69,000 रद्द हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती में घोटाला हुआ है। तीसरा, ये जो गिरिराज सिंह और सुकांत मजूमदार 2 मिनिस्टर ने बताया, बंगाल में गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, और सुकांत मजूमदार बोल रहे हैं ममता बनर्जी बांग्ला को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा है। सर बांग्ला में 10.5 करोड़ लोग, आपके पास तो जो भी एमएलए आते हैं वो भी तृणमूल में ज्वाइन कर लेता है, टीएमसी में ज्वाइन कर लेता है। आप लोग के पास कोई नहीं रहता है। बंगाल और बंगाली संस्कृति को पूरे विश्व में ममता बनर्जी का नहीं हुआ पलायन, वहां पर पलायन नहीं हुआ। पलायन हो गया, 1 मिनट आपका हो गया, 1 मिनट आपका। इधर उधर जाएंगे तो मेरे को रोकना पड़ेगा। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? पलायन हुआ कि नहीं हुआ? करना चाहिए। पलायन हुआ सर कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ, कुछ तो माना। अरे कुछ तो माना बादल देवनाथ दा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कम से कम आईना देख रहे हैं, आईना देखना शुरू कर दिया आपने। तो ये भड़काऊ भाषण की वजह से हुआ ये? सर जो बदमाशों ने अत्याचार किया, आग जलाई, हत्या किया, उन सारी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरे तो इतनी हिम्मत कहां से आई? इतनी हिम्मत कहां से आई वो नहीं बताया? कहां थी आपकी पुलिस जब लोगों को, महिलाओं को मारा जा रहा था, बच्चे रो रहे थे? आपको पता है छोटे छोटे बच्चे, हमारी सहयोगी ने रिपोर्ट दिखाई, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बचा लो, हमें ले जाएंगे यहाँ से। ये छोटी छोटी बच्चियां कह रही थी। बंगाल में सिर्फ मुर्शिदाबाद, ठीक है, अब मेरे को बताइए, एआईएमआईएम से हमारे साथ में हाजी महरुद्दीन अंग्रेज साहब, ये बताइए कि मुर्शिदाबाद टू हैदराबाद जो वक्त पर बयानबाजी दी जा रही है, ये भड़काने और उकसाने का काम नहीं है? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं कि संभल और ये ज्ञानवापी और ये ईदगाह ये हमसे छीन ली जाएगी? बिल्कुल, उन्होंने जो भी बात बताई और एक एक पॉइंट जो होते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। और उन्होंने आज जो सवाल भी खड़े किए, जो बताया कि जो संभल की मस्जिद है, जो हमारी मथुरा में जो हमारी ईदगाह है, और जो काशी विश्वनाथ में जो हमारी मस्जिद है, तो ये सारी अब जो है वक्फ की संपत्ति रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये सवाल मोदी जी से पूछा है, मोदी जी को या मोदी जी के जो मंत्री हैं उनको तो आपको डाउट का है? मैं ये पूछ रहा हूं क्या सवाल है आपका? देखिए, एएसआई के जो प्रोटेक्ट में जो भी जितनी भी ये जो भी मोमेंट है वो सारे जो है वक्फ की संपत्ति नहीं रहेंगी, ये इस कानून में है। ये लाइन बिल्कुल लास्ट में जोड़ी गई है। इसके बारे में बाकायदा जो चर्चा हुई थी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उसमें भी ये सारी बातें लेकर आई थी। तो ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट का, जो ये संशोधन हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। हम ये बताइए, कोर्ट का फैसला आने तक क्या उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी?
ये बताइए। नहीं, नमाज पढ़ी जाएगी, सारी चीजें होंगी, मगर बात कोर्ट में तो मामला है ना सर, कोर्ट में तो भरोसा है ना। नहीं, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम कोर्ट में जो गए हैं वो इस देश के संविधान और इस देश के कानून की वजह से हम वहां पर गए हैं, और हमने उसका हवाला भी दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत ये गैर संवैधानिक बिल है, और ये काला कानून जो है इसको फाड़ने का काम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में किया। तो हम अगर इस बिल के खिलाफ हम अगर अदालत में जाते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं, ये हमारा देश का संविधान, देश का कानून हमें इसकी इजाजत देता है। मगर मैं दूसरी बात हिमांशु भाई, जो हिंसा है उसको हम कभी समर्थन नहीं करते, हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों की तरफ से जब ऐसी बातें की जाती है उसी का असर इन अचाक्षर, इन जो बिना पढ़े लिखे लोगों पर पड़ता है और ये हिंसा करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं हिंसा का कभी समर्थन हमारी पार्टी, हमारे बैरिस्टर, लेकिन आप बयान ऐसे देंगे? हम कोई भी बयान, ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देते, ना भड़काऊ बातें करते। जब अगर ये कहा जाता है कि मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आपके पैनल में भी आपके भी लोग, बीजेपी के लोग जाएं, हमारे खिलाफ FIR करा दें। अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो, अगर हम सही बात कर रहे हैं तो हमारी ना अदालत कुछ कर सकती, ना देश का कानून कुछ कर सकता। हम ऑथेंटिक और सही तरीके से इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल बात है ये, बिल्कुल। चलिए ठीक है। शुभराष्ट्र जी, मुझे ये बताइए, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में बताइएगा। जब कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे आपसे छीन लिए जाएंगे, ये मस्जिदें आपके पास नहीं रहेंगी, और उसके बाद ये सारी हिंसा यहां पर हो रही है, इसका क्या असर पड़ रहा है और क्यों हो रहा है ये सब? हिमांशु जी, इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोग इतने फालतू हैं कि वो पूरे समय टेलीविजन ऑन करके बैठे रहे और वो सुनते रहे कि इनके नेता क्या गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इनके खिलाफ जाकर के FIR दर्ज करते रहे। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, इस देश में क्या नेताओं की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए कि उनके मुंह से कुछ निकले तो हम प्रामाणिक बातें ही कही जाए? ये बात तब से चली आ रही है। कई सप्ताह पहले ओवैसी जी खड़े होकर के पार्लियामेंट के सामने कह रहे थे कि हमारी मस्जिदें और हमारे दरगाह छीन लिए जाएंगे। आज तक उन्होंने कोई भी एक AIMIM ने कोई एक प्रपत्र जारी किया हो जिसमें कहा हो कि ये भारत सरकार ने ये सारे दरगाह, ये सारी मस्जिदें आइडेंटिफाई क्यों? आपके समय मैंने नहीं कहा था कुछ भी। अब सुनने का ताकत मादा भी रखिए। क्या आप लोगों ने कोई ऑफिशियल प्रपत्र जारी किया? ये देश के मुसलमान जानना भी चाहते होंगे, गरीब मुसलमान जरूर जानना चाहते होंगे कि AIMIM ने वैसी कौन सी मस्जिदें, दरगाह आइडेंटिफाई किए हैं जिसपे उनको लगता है कि भारत सरकार आकर कब्जा करने वाली है। ये किस तरीके की बहस है हिमांशु जी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। वक्फ संशोधन को लेकर के सबसे ज्यादा मुखर आवाज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से रही। ये जितने तमाम स्कॉलर्स और नेता और राजनीतिक विश्लेषक और जो अलग अलग पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं वकालत करने के लिए कि संशोधन नहीं होना चाहिए था, क्या उन्होंने एक साथ मिलकर के ये कहा कि भाई हमारे कम्युनिटी से आवाज उठ रही है, लेकिन उसका जवाब यह है हम संशोधन अगर करते हैं तो हम इन तर्कों पे करेंगे? क्यों भारत सरकार को आज आकर के इंटरवीन करना पड़ा? इतने सालों के बाद प्रावधान क्यों लाने पड़े? क्या वक्फ को लेकर के कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा कह सकता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी थी कि इस देश का एक अदद गरीब मुसलमान जो कि रिक्शा चलाता हो, जिसके बच्चों को वक्फ के प्रॉपर्टी और वक्फ की जरूरत हो, उन लोगों तक वो पहुंची चीजें? आप ही के शो में कल या परसों जब धर्म संकट शो पे बात हो रही थी, मैंने प्रामाणिक रूप से कहा था आज तक मुझे वो 10-100 मुसलमान नहीं मुझे कोई वक्फ दिखा सकता कि हम ये हमारे प्रॉपर्टी की वजह से ये मुसलमानों ने देश की। आप क्यों मौलाना जी, आप क्यों परेशान हो गए? हाफिज नूर अहमद अजहरी क्यों आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो गया आपको पेट में? आप लोगों ने आज तक कितनी महिलाओं का भला किया है वक्त के जरिए? महिलाओं की प्रॉपर्टी क्या गलत लगा आपको? प्लीज बता दीजिए क्या गलत लगा। एक मिनट आपने सामने ले आइए। जब इस देश की तवायफों ने अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी वक्त के नाम कर दी, तब तो बड़ा ही करके उस प्रॉपर्टी पे बैठ गए। आज तक उनको रिसीट के अलावा तो कुछ दिया नहीं, और आज आपको दिक्कत हो रही है जब 2 महिलाओं को कहा गया है कि बिल्कुल कंपल्सरी होगा उनका रहना। क्यों चीख रहे हैं? जहालत, आप केवल और केवल जहालत का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर मेरे बोलने के दौरान बोल करके। जब आप बोल रहे थे तो मैंने कहा था कुछ, जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं, उनका ये कहना है कि आप गलत बात बता रही हो। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को छत पे भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, हालांकि ये उस संवेदनशील क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर पथराव हुए। ये उस संवेदनशील क्षेत्र, यही तो बात होती है। कहीं की बात कहीं पर आप पहुंचा देते हैं अजहरी साहब। अच्छा एक मिनट, फखरुल हसन चांद साहब, नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। शुभराष्ट्र जी मैं आ रहा हूँ, नमाज पढ़ लेना भाई।
फखरुल हसन चांद साहब, नमाज पढ़ थोड़ा लीजिए। वक्त लगा आपके पास आने में, लेकिन शुभराष्ट्र जी ने एक बात यहां पर कही कि बहुत सारे ऐसे हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, जिनको ये डर बताया जा रहा है कि भाई आपकी जमीनें आपसे छीन ली जाएंगी। हालांकि सरकार कह रही है कि इन्हें डर इस बात का है कि इनको इनकी जमीन मिल जाएगी और विरोधियों का वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, और इसीलिए ये लगातार ये भड़काने वाली बात की जा रही है। सर, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, सरकार का जो डर है कि कहीं ये जमीनें हम ना दे पाए पूंजीपतियों को तो क्या होगा। वो गरीबों के लिए ये वक्फ बिल नहीं लेके आए हैं, ये सब जानते हैं। और ये बिल आखिर 11 साल की सरकार में क्यों नहीं आया, ये 11 साल बाद क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप बहुमत से दूर हो गए। आप जो बंटवारा करना चाहते थे वो बंटवारा नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में पीडीए ने आपको हराया और आपको डर है कि 2027 में भी आप ना हार जाए, इसलिए वक्फ संशोधन बिल आया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात को समझने की। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल एक कानून बन गया है, राज्यसभा लोकसभा से पास है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, और ये कह रहे थे कि इसको लेके कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, मैं उस बात से भी सहमत हो जाता हूं। तो फिर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो राज्यसभा लोकसभा से पास है उसको लेके आप क्यों प्रदर्शन करते हैं? उसको लेके आप क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आप क्यों उसको मानने को तैयार नहीं? इस देश का संविधान वो सभी को असहमति का अधिकार देता है, और उस असहमति के अधिकार पे ही 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को भी चुनौती दी गई है और वक्फ संशोधन बिल की वैधता को भी चुनौती दी गई है। इसलिए ये देश का संविधान है, बाबा साहब का अब देखिए, ये सवाल उलझ ना जाए, इसलिए सीधे पूछ लेता हूं, बताइए। चाहती है, मानते नहीं है। तो इनसिला जी, नहीं, देखिए, जब मैंने दो विशेष लोगों का नाम लिया था, सादुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी, इनके फितरत में ऐसा है ही नहीं कुछ कि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करा सकते हैं। ये हिंसा भड़काने में माहिर हैं, इसीलिए इनका कोई भी प्रदर्शन इनके बातों के द्वारा, इनके ये जो जहर उगलते हैं उसके बाद कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहने लायक नहीं रहता है। इसलिए विशेष तौर पे मैंने दो लोगों का नाम लिया था कि ये सावधान रहे, इस बार दोबारा दंगा ना भड़काए। बिल्कुल आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, महात्मा गांधी की तरह आप कीजिए, एक जगह पर बैठिए, आप आमरण अनशन करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं हिमांशु भाई इनकी जवाब दे दूं। आज तक देश की आजादी से लेकर अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट सवाल का जवाब दे दूं, मैं सवाल का जवाब दे दूं। हम बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि बार बार टीएमसी के बारे में और एमआईएम के बारे में कह रहे हैं कि एमआईएम जो है प्रोटेस्ट करती है, दंगा करती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं हमारे किसी नेता पे, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुद यहां बैठा हूं पार्टी का, आप ये बता दीजिए हमारे पे एक दंगे का कोई केस अगर दर्ज हो, हमारे किसी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई दंगे का मामला दर्ज हो, तो आप जो फेक नैरेटिव दंगे की परिस्थिति आपकी पार्टी की है, आपके पार्टी के लोग महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, आपकी पार्टी के लोग देश में दंगा फैलाते हैं, यहाँ पर के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, आपकी पार्टी के लोग इस देश में नफरत का बाजार को इस भाषा को सपोर्ट करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, बांट देना चाहते हैं। अब बात हो गई ना आपकी। हाँ जी, तुरंत इसीलिए लोग हमें वोट दे रहे हैं ना 11 साल से। ये सवाल तो वाजिब है, और शुभराष्ट्र जी प्लीज इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लूंगा। इनका ये सवाल था, अगर आपको लगता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं, क्या आप सपोर्ट करते हैं ऐसी भाषा का? आपकी पार्टी में क्या कितने सारे आप यही हम जेल भी गए और बरी भी हो गए, तो मतलब गलती करी, जेल गए थे, ये भड़काऊ था, भड़काते हैं, पार्टी के लोग जो लगातार नीतीश राणा और नवनीत राणा लगातार मुसलमानों को 5-15 मिनट की 5 सेकंड की 15 ऐसी भाषा 5 मिनट की बातें करते हैं, उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं होता। ये अपने बयान मुसलमानों को देख लेंगे, गोली मारो, ये करो, कहां से भाई, मार देंगे, कहां से ये लाइन से, सुनिए ना, ये लाइन से ये जो लिस्ट है, अरे लाइन से ये लिस्ट है, इतने सारे मौलाना जो सामने आते हैं और खुलेआम तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम बोलते हैं, तब आप कुछ नहीं कहते। देखिए हिमांशु भाई, ये भड़काने की बात कह रहे हैं, और उसी उन्हीं की तकरीरों को सुनते हुए ये मुर्शिदाबाद जैसे हालात हो जाते हैं। देखिए, मंडल कमंडल की राजनीति में आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भाजपा और दंगों से कितना भाजपा को फायदा होता है, और दंगा करवाने में कितनी माहिर ये पार्टी है, किस तरीके से पूरे दंगा को प्रयोजित कराती है। दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा का नाम आया, उसका अभी तक FIR नहीं हुई, उसे कानून मंत्री बना दिया। ये भाजपा की है, अलग एंगल पर जा रहे हैं, जिस तरीके से एंगल पर जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए ना, ये धमकी, ये चेतावनी और उसका असर, रिजल्ट, आउटपुट जो आ रहा है वो तो बेहद खतरनाक है।
जी हिमांशु जी, ये कितनी भी धमकी दे दें, ये कितनी भी चेतावनी दे दें, इस देश में ट्रिपल कानून मुस्लिम महिलाओं ने बैन करवा करके ही दम लिया। आज कोई भी लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट में आता है तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे पेंट करने लग जाते हैं जैसे ये सारा किया कराया सांसदों का होता है। ऐसा नहीं है भाई साहब। वो जो जन अपील होती है, उस जन अपील को सांसद महज रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी कौम के अंदर बैठ करके अगर अपनी महिलाओं से बात करते, आप अगर अपने कौम के अंदर अपने मजलूम लोगों से बात करते, आपको पता चलता कि आप लोगों की नाक के नीचे वक्फ में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही थी। आप लोगों ने वक्फ में जितनी प्रॉपर्टीज है उनको डिजिटाइज करने का काम मुस्लिम समाज ने नहीं किया। तो ये जितने स्कॉलर्स आकर के बैठते हैं और जितने मौलाना आते हैं, इनसे पूछिए ना क्यों नहीं अपडेट कर पाए थे आज तक आप स्वयं को। इतना आप लोग इतना नैरेटिव बना देश में अभी भी बन रहा है कि भाई नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। बोलिए ना वक्फ की प्रॉपर्टियों को नमाज अदा करने के लिए। 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीनें हैं मुसलमानों के पास, सिर्फ मुसलमानों के पास होनी भी चाहिए, पर आप कीजिए ना वहां पर नमाज अदा। कौन से ऐसे लोगों को नहीं करने दे रहे? उनका सवाल नूर अहमद अजहरी साहब से था जो गुजरात से उछल कर चले गए बंगाल और वहां के मुसलमानों ने उनको वोट दे करके उनको सांसद बनाया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अजहरी साहब यानी जितने मौलाना थे जो मुसलमानों के हितैषी और रहनुमा कहते हैं, उन्होंने खुद को तो अपडेट कर लिया, लेकिन जमीनी स्तर पर जो मुसलमान है उनको अपडेट नहीं कर पाए। उनको अभी भी यही कहते हैं कि तुमसे छीन लिया जाएगा सब कुछ तुम्हारा, आ जाओ सड़कों पर। आप बताएं हमें 2 बातें। एक तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका बयान आप निकलवा लें, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का बयान आप निकलवा लें, और जिन मुसलमानों का नाम आप ले रहे हैं उनका बयान क्या बात करें। वक्त की डिबेट पर आप आते हैं और आप पूरा बृहद फलक लेकर के बैठते हैं। बृहद फलक पर मैं भी बोलने लगूंगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या बयान दिया, संसद के अंदर भी क्या बयान दिया? देखिए वक्फ प्रॉपर्टी हमारी हमारे बुजुर्गों का दान है। ठीक है शुभराष्ट्र जी, वक्फ पर जवाब, सारी चीजों पर आपको उछलना है, सुनो ना, सिर्फ वक्फ पर जवाब। ठीक है, मौलाना उवाच करना है, लेकिन जिस विषय पर बात होती है ठीक है शुभराष्ट्र जी, बताइए सिर्फ वक्फ पर। ये विषय अभी आया था, इसलिए बोला मैंने। अच्छा बोलिए, वक्फ पर बोलिए। आप मेरी बात सुने। वक्फ की संपत्तियां वक्फ बोर्ड पहले भी हमने नहीं बनाए। बोर्ड जो बनाया है वो नूर अहमद अजहरी ने या नूर अहमद अजहरी के दूसरे रहनुमाओं ने नहीं इसको कायम किया है। जो बोर्ड कायम हुआ है वो सरकारों ने किया है, हुक्मरानों ने किया है, और बोर्ड हमेशा सरकारों के ही अंडर कस्टडी रहा है। ये नहीं कि कोई मुसलमान आया उसने बना दिया कि इसे चेयरमैन बना दो। चेयरमैन वही बना है जिसे सरकार ने चाहा है। सीधा सा सवाल था, देखिए ना, सीधा सा सवाल था कि गरीब मुसलमानों का कितना भला हुआ। सीधा सवाल था, गरीब मुसलमानों का कितना भला हुआ, बस ये बता दीजिए। गरीबों वंचितों को कितनी जमीन दी गई, बस इतना पूछ रहे हैं। भाजपा का बोलता है, जब भाजपा प्लीज बता दीजिए, तो क्या आप इधर उधर बात कर रहे हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए ना, यही सवाल था उनका। इधर उधर वही बना रहे हैं। आप बताएं, देश के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो मंदिर हैं उनकी संपत्तियां कितनी हैं? फिर मैंने आपसे पूछा ना, आपसे पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए जो क्या अजीब सी बात है, ये बिल्कुल अजीब बात है। कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ सॉरी टू से हिंदू ये वही बात हो गई कि भाई आपको दिक्कत क्या है? ये वही बात हो गई कि आपको दिक्कत क्या है? वो बोल रहे साडा हक कैथे रख, भाई कहना क्या चाहते हो? बोलते नहीं हमारी मांगे पूरी करो। अरे भैया आप बता तो दीजिए कि कितनी लोगों की समस्याओं को दूर किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड जो था पहले से ही हमारे हाथों में नहीं था। वक्फ बोर्ड सरकारों के हाथ में था, सरकार के चापलूसों के हाथ में था। उसमें खुर्द-बुर्द तब आप लोग कहां शांत थे? तब आप लोगों ने नहीं बोला, वजूद में आया तब आप लोगों ने नहीं बोला। अरे विचित्र बात है, विचित्र। ये सरकारों, ये तो क्या आपको सरकार से अब तक किकबैक मिल रहा था, अब मिलना बंद हो गया, इसीलिए आप सड़क पर उतर आए? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड हो नहीं हिमांशु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो वक्फ बोर्ड सरकारों के हाथ में फ्लो में बोल गए, उनको पता ही नहीं था। इन लोगों को वजीफा पहुंचाती थी हर महीने, ये चुपचाप अपने घरों में अभी तक बैठे हुए थे, और आज अचानक से इनको लगने लगा कि सरकार हम बिल्कुल हमारे खिलाफ हो गई। किस तरीके की घटिया बात है ये? कर रही हूँ मैं आपसे, बार-बार पूछा जा रहा है आपने गरीबों के लिए क्या किया? नहीं बता रहे, बार-बार सरकारों नहीं बता रहे, क्योंकि आपके पास अपने अजहरी साहब से पूछा वक्फ के लिए, नहीं है। अजहरी साहब से मैंने पूछा वक्फ के लिए, तो बोल रहे आंध्र प्रदेश में जाके देखो ना मंदिरों में क्या हो रहा है।
मुद्दे की बात पूछ रहा हूं, मुद्दे की बात नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बादल देवनाथ जी, वो तो नहीं बता रहे, आप तो बताएंगे। आपने ये माना कि कुछ पलायन हुआ है, आपने ये माना कुछ पलायन हुआ है, आप क्या ये भी मानेंगे कि बहुत बड़ा फेलियर था और जो भड़काने वाली बात कर रहे हैं इसीलिए ये हिंसा भड़की है? बादल देवनाथ जी, कौन पलायन किया? अभी आपने कहा ना कि पलायन हुआ है, नहीं हुआ मुर्शिदाबाद कौन में? पलायन किया? आप ही क्या चैनल ने, मैं सुबह से देख रहा हूं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, कुछ व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति वो जा रहा है। मैं बोलता, मैं आपका रिपोर्टर जरा वो को स्क्रीन पर विजुअल डालिएगा जहां सब लोग बैठे हुए हैं अलग मैंने से। आपको रिपोर्टर को रिक्वेस्ट किया, या आप जाके जो लोग पलायन का बात आप वीडियो बादल देवनाथ जी, कितनी जल्दी यूटर्न ले लिया आपने। लोकल वीडियो ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस जाने के लिए पलायन करने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ घटना घटी है, ये निंदनीय घटना है। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? पलायन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कोई पलायन नहीं हुआ। अरे तेरी, कौन बोला इतनी जल्दी यूटर्न? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि पलायन हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, मैंने नहीं बोला पलायन हुआ। बादल जी मीम बन जाएगी बिफोर आफ्टर वाली, याद रखिएगा। नहीं, आप रिकॉर्डिंग दिखाइए, मेरा रिकॉर्डिंग दिखाइए। मैंने बोला पलायन किया, कौन पलायन किया? थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हाँ कुछ पलायन हुआ है और अब सीधे यूटर्न, और ये मैं आप ही को भेजूंगा। नहीं, कितनी जल्दी यूटर्न लिया क्या? इतनी, अच्छा मेरे को ये बता दीजिए बादल देवनाथ जी, प्लीज बताइए। बादल जी, बादल दा जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका रिपोर्टर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन लोग को बोलिए लोकल थाने में जानिए, वीडियो ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये कौन है ये क्या वहां भंडारा चल रहा है? ये अभी शांत है बंगाल में, वो 3 दिन पहले का बात है। ये 3 दिन पहले का बात है, अभी बंगाल में बादल दा क्या ये 10 मिनट के अंदर कोई फोन आ गया क्या? ये 10 मिनट के अंदर कोई मैसेज आ गया कि भाई क्या बोल रहे हो? कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं है। अभी बंगाल में शांत है, सब लोग घर अभी शांत है ना? कुछ घटना घटी है और ये निंदनीय घटना है, कुछ लोग डर से बाहर आया था, लेकिन कोई पलायन का मतलब क्या है? तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा ये हो क्या रहा है ये बता दीजिए, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये बता दीजिए ना। ये रोते हुए चेहरे नहीं दिख रहे आपको? रोते हुए चेहरे एक दूसरे जगह में नहीं जा रहा है, ये रोते हुए चेहरे नहीं दिख रहे। करूंगा, ये देखिए आंखें देखिए इनकी, आंखें देखिए इनकी, देख लीजिए बादल दा, आप ही के लोग हैं। डीएम ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस जाइए और लोकल वीडियो एसडी ऑफिस पे जाइए, ये होती है सरकार और वहां से आपको बहुत बढ़िया पहुंचा दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बदल गए, लेकिन कोई पलायन नहीं हो रहा है। तोहिन सिन्हा जी, ये 10 मिनट में सब कुछ कैसे बदल गया? ये देखिए हिमांशु जी, पिछले 22 मिनट में ये जो विरोधी पार्टियां हैं केवल और केवल अनर्गल बातें कर रही हैं आपके शो में, जिसका ना सर है ना पैर है। पहले आपने खुद देखा 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले इन्होंने कहा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, और अब ये कह रहे हैं कि क्या हुआ, पलायन कहाँ है, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता है। अभी मैं मौलाना जी को सुन रहा था, मौलाना जी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड तो कभी, अभी आपने सुना, देखिए महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, प्लीज हम बोल दीजिए, ध्यान से सुनिए हिमांशु जी। आपने मौलाना जी को सुना होगा, अपने मौलाना जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तो कभी हमारे पास रहा ही नहीं, वो तो सरकार के चापलूसों के पास रहा। अब मान लीजिए कि वो जो कह रहे हैं वो सच है, अगर सरकार के चापलूसों के पास रहा तो अगर उनको जवाबदारी उनके ऊपर बनाई जा रही है तब क्या उनको प्रॉब्लम है? ये सिद्ध करता है कि इनके पास कोई प्रमाण, कोई लॉजिक नहीं है, बस अनर्गल बातें करके जो है किसी तरह जो है देश में आग भड़काने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे हुकूक छीन रहे हो, उसमें तो क्या बात कर रहे हो? आप गलत बयानबाजी कर रहे हो। क्यों गलत बयान? बोलिए ना, क्या गलत लगा आपको? भाई उनके वो चापलूसों के पास, अरे आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपको भूलने की आदत है आप अपनी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आज की तारीख में तो कुछ भी महफूज नहीं है, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब भी महफूज है। देखिए जो ये कानून आया है वो प्रोस्पेक्टिवली आ रहा है, वो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं आ रहा है। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट देखिए, मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। देखिए मैं बहुत क्लियर, सर भूमि को शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की भूमि को, मैं देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा मैं लीक से हटकर काम करता हूं, मैं बहुत पहले बोल रहा हूं, और इसको बाहर रख के हमने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया है। मैं बहुत लीक से हटके काम करता हूं, प्लीज। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, बादल दा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये सुनिए सर। 1 मिनट मांगा, 69,000 रद्द हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षा का सुगंध तो मौजूद। और सर
बांग्ला में 10.5 करोड़ आप लोगों के पास वहां पर पलायन नहीं हुआ? सुनिएगा, पलायन नहीं हो गया? 1 मिनट आपका हो गया, 1 मिनट आपका इधर उधर पलायन हुआ? सर कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो माना, हुआ है। कुछ तो हुआ बोला ना। अब बताइए, अब आपके सामने रख दिया, अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे बादल देवनाथ जी? हंसने लगे। मेरा 30 साल हो गया ये पॉलिटिक्स में, सोशल काज में, और 10 साल तक मैं मैंने क्या 5 मिनट में ही एडिट कर दिया क्या? इधर उधर मत कीजिएगा। अरे मैं तो आपके सामने है, अब सच्चाई दिखा दी, सच्चाई दिखा दी तो क्या है? अब बताइए शुभराष्ट्र जी, सामने नहीं मान रहे, कर रहा हूँ, बोले पीछे बैग जाके दिखा दो, बैग जाके दिखा दिया, अब भी नहीं मान रहे। अब क्या है, इतनी जल्दी बदल गए? ये कैसा चेहरा है? मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हिमांशु जी पिछले 10-12 वर्षों में जो बंगाल में हुआ है, ये उसकी छवि है। बादल देवनाथ जी अभी भी बात करते हुए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मैं तो दंग हूं यह सोच करके कि अगर किसी बंगाली के सामने मुर्शिदाबाद की वो तस्वीरें सामने हो तो चेहरे पे स्मित मुस्कान कैसे आ सकती है? नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा कश्मीर, बंगाल आज दूसरा कश्मीर बनने को बाध्य हो रहा है। और मुझे आज बेहद अफसोस हो रहा है कि जो पैनल यहाँ पर जुड़ते हैं, इतने दर्शक उन्हें यहाँ पर देख रहे हैं और मुंह पर झूठ बोल रहे हैं, और सच्चाई से सामना करा दो तो हा। ना जान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।